हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मोहित एडवोकेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वही क्लास, शाम वाली, इवनिंग वाली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। कल वाली क्लास तक हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर लिए थे, जिसमें सेक्शन 1 में तो जनरल शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताया था मैंने, और सेक्शन 2 में जो BNSS के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सारी डेफिनेशंस दी हुई है, क्लोज ए से लेकर क्लोज जेड तक मैंने सारी बता दी थी, ठीक है, और वो भी डिटेल्ड वे में। आज से हम शुरू करने वाले सेक्शन 3 से आगे तक जितने हमसे हो पाते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 ऑफ BNSS से, ठीक है। अब मैं एक बार अपने सेल फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। एक सेकेंड, यस, एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो हम अब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 3 से, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सेक्शन 3 बताता है भाई कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे रेफरेंसेस, मतलब कौन से जज को हम क्या बुलाएंगे, वो कहाँ अपने एरिया में कौन सी जुरिडिक्शन क्षेत्रफल ट्राई करेगा, तो वो सेक्शन 3 से निकल के आता है। देखिए अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। भाई जब वही अगर आप पढ़ के आपको कुछ और लग रहा है तो वो तो अलग हालात है, वरना ये समझना एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, कोई भी रेफरेंस, कोई भी संदर्भ दिया जाए किसी भी कानून में, और एनी लॉ मतलब कौन सा लॉ भाई, कोई भी पीनल लॉ, ठीक है, कोई भी पीनल लॉ, ना कि सिविल लॉ। अब देखिए, टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास शैल इन रिलेशन टू एनी एरिया। तो ये कह रहा है एनी रेफरेंस इन एनी लॉ, कोई भी संदर्भ दिया जाए जब किसी भी लॉ में, पीनल लॉ में, किसको दिया जाए, टू अ मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट साहब को, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, और उसमें कोई ऐसा क्वालिफाइंग वर्ड है नहीं, बस सीधा सीधा संदर्भ दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई उस पीनल लॉ में कि मैजिस्ट्रेट के पास वो केस जाएगा। तो आप क्या समझना, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, उस पीनल लॉ में जिसमें रेफरेंस दिया जा रहा है, संदर्भ दिया जा रहा है, उसमें कोई लिखा नहीं होगा, स्पेशली मेंशन नहीं किया होगा कि इसमें मैजिस्ट्रेट के पास ये मुकदमा जाएगा। अब देखिए, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास शैल, तो CRPC उनको पावर दे देगा उन पीनल लॉ को कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, शैल मैंडेटरी, वो क्या करेंगे, इन रिलेशन टू एनी एरिया, किस संदर्भ में, किसी भी इलाके के संदर्भ में, बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उनको आप समझ लें, मैजिस्ट्रेट को उन पीनल लॉ के लिए कंस्ट्रूड कर लेना, उनको बना लेना क्या, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, JMSC बना लेना, एज द केस में भी, जैसा भी आपके पास मुकदमा है, जैसा भी आपके पास हालात हो, एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन सच एरिया, और वो उस एरिया में जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तीन का 2 पढ़ते हैं। हाँ, वेयर वेयर अंडर एनी लॉ, जब जब कहीं भी किसी भी कानून में, पीनल लॉ में, अदर देन दिस संहिता, इस संहिता के बाहर, द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय अ मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर, इस संहिता के बाहर, BNSS के बाहर अगर कोई प्रक्रिया के कोई और लॉ है तो उसमें क्या कर रहा है, अ मैजिस्ट्रेट रिलेट टू मैटर्स, एक मैजिस्ट्रेट इन मुद्दों को रिलेट कर रहा है, तो अब क्या समझ लेना, कंस्ट्रूड कर लेना ये वाले मैजिस्ट्रेट। तो हमारा जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में था, वो इस संहिता के अंदर जहाँ भी ये मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लिखे, तो वो क्या समझ लेना कि भाई उसको एक एरिया दिया हुआ गया है जिसमें वो क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब 3 के 2 में सीधा बात कर रहा है कि दूसरे लॉ में, ठीक है, इस संहिता के बाहर। अब 2 का क्लोज ए पढ़ते हैं, विच इन्वॉल्व द एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। अब मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं भाई, लगे हुए हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं एविडेंसेस को, सबूतों को, और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस या एविडेंसेस को इधर से उधर बुला रहे हैं, ठीक है। आज इस कोर्ट में भेजा तो कल किसी और कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी उसी की, तो वहाँ भेज देंगे। और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, या फिर कोई निर्णय, कोई केस से जुड़ा कोई निर्णय है तो उनको ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो भी कौन करेंगे, मैजिस्ट्रेट करेंगे। विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट, और उस निर्णय से क्या होगा, एक व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी, और पेनल्टी, या उसको कोई पेनल्टी, कुछ उसको भुगतान देना पड़ेगा, उसको कोई फाइन देना पड़ेगा। और डिटेंशन इज कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, या मैजिस्ट्रेट ने क्या एक निर्णय दे दिया कि इस व्यक्ति को जब तक इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल चलती है, इंक्वायरी चलती है, जब तक ट्रायल चलती है, इसको डिटेंशन में, इसको हिरासत में रखा जाए इस व्यक्ति को, ठीक है। तो देखिए, और वुड हैव द अफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, या एक मैजिस्ट्रेट जैसे गुड़गांव में किसी ऑफेंडर ने गुड़गांव में क्राइम करके गोवा भाग गया, तो गोवा के मैजिस्ट्रेट ने उसको अरेस्ट कर लिया और सीधा कहाँ भिजवा दिया, गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के पास भिजवा दिया, तो वो क्या होगा, वो भी आप समझ लीजिए कि मैजिस्ट्रेट ही करेंगे, ठीक है। हैव द अफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट,
दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द संहिता। तो मैजिस्ट्रेट जो ये सारे कार्य करेंगे, निर्णय देंगे इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल का, इंक्वायरी का। एक मैजिस्ट्रेट एक ऑफेंडर को गोवा से गुड़गांव पहुंचा रहा है, तो भाई किसको फॉलो करेंगे? इस संहिता को फॉलो करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेंगे, जो इसमें ओपनली अब डिक्लेरेशन दे दी गई है। अब देखिए, बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी एक्सरसाइजेबल बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो कौन एक्सरसाइज करेगा इन चीज़ों को? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहीं नहीं लिखा। 3 तरह के हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये करेंगे, ठीक है। और क्या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, इस संहिता के तहत पर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है ऑब्वियसली। अब देखिए सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। कोई ऐसे मुद्दे हैं, मैजिस्ट्रेट के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि कैसे उनमें काम होना है, जो कि किस श्रेणी के हैं, किस नेचर के हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एडमिन करना है, कुछ उनको ऑफिस का काम संभालना है। और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, मैजिस्ट्रेट के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये सीधे सीधे जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर की बात हो रही है, सीधे सीधा डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। सच एज द ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस, द सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ए बी एक्सरसाइजेबल बाय एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के फंक्शन, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन जो नेचर के हैं, और सच एज उनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या इस संहिता के तहत अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, ग्रांट करेंगे लाइसेंस, सस्पेंड कर देंगे लाइसेंस को, कैंसिल कर देंगे लाइसेंस को, सैंक्शन कर देंगे। प्रोसिक्यूशन मतलब भाई जो राज्य सरकार एक अपराधी पर केस चलाती है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो सैंक्शन दी जाती है सरकारी वकील को, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देते हैं, ठीक है। और हरियाणा जैसे स्टेट में तो और बहुत सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ली जाती है, ठीक है, सैंक्शन उसकी प्रोसिक्यूशन की। और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, या सरकारी वकील को एक प्रोसिक्यूशन निकालना है तो पहले सैंक्शन लगेगी किसकी? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। तो दे शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ए, तो कह रहा है क्लोज ए जो इसका 2 का, जो हमने ऊपर वाला भी क्लोज ए पढ़ा, उसका तो आपको मानना पड़ेगा, बी एक्सरसाइजेबल बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन एक्सरसाइज करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा सेक्शन 3 खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, जो कि बताता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉ। अब भाई जो ऑफेंसेस, जो धाराएं दी गई हमारे भारतीय न्याय संहिता में, जो कि आईपीसी में पहले दी गई थी, अब आईपीसी हट गया तो भारतीय न्याय संहिता बन गया है, तो उनके धाराओं की प्रावधान किसी अपराधी पर लगेंगे, धारा लगेगी, तो उसकी ट्रायल किसके तहत होगी? अब वो बताएगा। एंड अदर लॉ, और कोई दूसरा पिनल लॉ है जिसके प्रावधान एक अपराधी पर लगे हुए हैं, तो उसकी ट्रायल कैसे होगी? ये हमें सेक्शन 4 बताएगा। बस पढ़ते इसे। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1, ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, सारे अपराध किसमें? भारतीय न्याय संहिता 2023 में। शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, तो शैल है, मैंडेटरी है, इन्वेस्टिगेटेड जांच पड़ताल होगी। इंक्वायर्ड इनटू, कोर्ट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे। ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हेयरिन आफ्टर कंटेन, और उनकी ट्रायल भी चलाई जाएगी भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों की जो एक अपराधी पर लगाए गए हैं, किसके तहत? एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन, जो यहाँ आप नीचे प्रोविजन दिए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी चलेगी और ट्रायल चलेगी एक अपराधी पर, ठीक है, जिसको चार्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत, ठीक है। अब सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस but subject to any enactment for the time being force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or अदरवाइज डीलिंग विद सब ऑफेंसेस। तो कह रहा है भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर कोई और अन्य अब पीनल लॉ है, जैसे भाई एनडीपीएस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, अगर उनमें उनका कोई मेथड दे रखा है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी का, तो भाई वो अपनाना। अगर उनमें नहीं दे रखा तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो मेथड दे रखा है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी करने को, ट्रायल चलाने का, तो वो अपनाना, ठीक है। ये बोल रहा है सिंपल सी बात, हमारा 4 का 2। अब सेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले सीआरपीसी के फैक्ट को सेव कर रहा है कि भाई क्या फैक्ट सेव हो रहा है। देखिए अब सेक्शन 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेविंग नथिंग कंटेन इन दिस संहिता शैल, तो कह रहा है कुछ भी संहिता का नहीं बिगाड़ेगा। क्या नहीं बिगाड़ेगा? ये देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, अगर अनुपस्थिति है किसी एक स्पेसिफिक प्रावधान की जो एक सिचुएशन पर फिट बैठता, पर वो है नहीं। अब देखिए क्या होगा, अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, भाई कोई भी जो स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है उसको अफेक्ट नहीं करेगी ये संहिता। फॉर द टाइम बी इन फोर्स
जो समय के दौरान वो स्पेशल और लोकल लॉ चल रहा है किसी पीनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको कोई ये संहिता कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कुछ भी नहीं सहेतेगी। और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन या कोई अन्य कोई स्पेशल जुरिडिक्शन है कोई पीनल लॉ में, उसको भी ये संहिता नहीं कुछ करेगी। और पावर कन्फर्ड या किसी व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति को पावर कन्फर्ड कर रखी है स्पेशल और लोकल लॉ में, तो उसको भी ये बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड या भाई इनमें लोकल लॉ में, स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में, स्पेशल लॉ में, और जो पावर कन्फर्ड गई है स्पेशल जुरिडिक्शन में एक व्यक्ति को, जो प्रोसीजर अपनाया गया है उन स्पेशल लोकल लॉ में, तो कह रहा है उसको बिल्कुल सेव कर रहा है, उसको कुछ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं छेड़ेगी। बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग। अन्य लॉ में ये सारे प्रोसीजर दिए, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल लोकल लॉ में कोई और प्रक्रिया दी गई है प्रोसीजर की वैसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे चलेगी, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएगी, ये दूर दूर खरीदेगी उसके, अगर उसमें स्पेसिफिकली बता रखा है कि भाई ये प्रोविजन फॉलो होगा। ठीक है, सेव कर रहा है ये, सेव कर रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अफेक्ट उन लॉ पर नहीं जाएगा जिनको एक्सक्लूसिवली जुरिडिक्शन दी हुई है टाइम के दौरान, टाइम के संदर्भ में किसी और कानून में। ठीक है, कि भाई ये BNSS उसको उनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगेगी, परेशान नहीं करेगी, मतलब इसके प्रोविजन उन एक्ट में नहीं लगेंगे जिसमें कोई स्पेशल और लोकल लॉ टाइम के संदर्भ में चलता आ रहा है पहले से। ठीक है, या कोई फिलहाल भी हो सकता है करंट के टाइम में। ठीक है, तो उसमें एक्सप्रेसली मेंशन होगा कि भाई BNSS उस लॉ में मेंशन होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भाई कोई भी फेरबदल नहीं करेगी हमारे प्रोविजंस प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी खत्म, जो जिसमें कि हमने पढ़े सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन गठन बता रहा है कि भाई क्रिमिनल अदालतें का गठन कैसे होगा, एंड ऑफिसेज और भाई उनके दफ्तरों का कैसे गठन होगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पूरा कर लेंगे। ठीक है, जो कि है सेक्शन 6 से लेके एक सेकंड रुकिए, हाँ, जो कि है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक, और आज की क्लास में हम ये पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 2 BNSS का। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 6 में पढ़ने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल कोर्ट्स को समझने के लिए, ये वाला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 6 क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कितनी श्रेणी के क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी वो सेक्शन 6 में बता रखा है। देखिए बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, भाई हाई कोर्ट को आप साइड में रख दीजिए, हाई कोर्ट तो है ही, उच्च न्यायालय तो आपका रहेगा ही, क्रिमिनल कोर्ट वो कह रहा है एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, या और अदालतें हैं जो कि किसी और अन्य कानून के तहत कंस्टिट्यूटेड हुए, गठन हुआ है, तो उनको भी आप साइड में रख दीजिए। अब ये पढ़िए अदर देन दिस संहिता, और हाई कोर्ट को आप भी साइड कर दीजिए, मतलब एक बार साइड में रख दीजिए उच्च न्यायालय को, और कोई और अन्य कोर्ट है, अदालत है, उसको भी आप साइड में रख दीजिए, जो जिनका गठन हुआ है इस संहिता के तहत नहीं हुआ, उसको आप साइड में रख दीजिए। तो इस संहिता के तहत कौन कौन हुआ है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। तो जनरल रूल क्या है, अब हर एक राज्य में शैल है, मैंडेटरी है, क्या होगा, द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। तो ये नीचे तो बताऊंगा ये वाली क्लासेस की क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, नेमली अब क्या नाम रहेंगे उनका। अब 6 का सब हेड 1 कोर्ट्स ऑफ सेशन, भाई अदालतें होंगी, सेशन सत्र न्यायालय होगा। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ सेशन होगा। अब सब हेड 2 जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास होंगे, GMIC होंगे। ठीक है, अब सब हेड 3 जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास, अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होगा, GMSC भी होंगे, एंड और कौन होगा 4 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और होंगे भाई EM साहब, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस संभालेंगे। ठीक है, उस राज्य में। अब देखिए इसमें पहले ही हाई कोर्ट को और उन अन्य अदालतों को जो और अन्य कानून के तहत गठन हुआ है उनको छोड़ दिया गया है, वो भी कोर्ट रहेंगे। लेकिन जनरल रूल ये है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट रहेंगे, अदालतें रहेंगी, क्रिमिनल कोर्ट रहेंगे। ठीक है, और हाई कोर्ट और वो अन्य कोर्ट जो कि किसी और अन्य लॉ के तहत गठन हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो भाई वो भी रहेंगे। पर वो जो अन्य अदालत है वो इस संहिता के बाहर उनका गठन हुआ है, इसके तहत नहीं हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए। तो हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स जो हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं, एक्सप्रेसली मेंशन है, तो वो कितने किए गए हैं, 4 क्रिमिनल कोर्ट्स किए गए हैं। कौन कौन से, कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और भाई उच्च न्यायालय और वो अन्य जो कोर्ट है जो दूसरे लोग हैं वो तो है ही है। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 7 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक बार मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, एक सेकंड की फॉक्स आप इतने पढ़िए अगर बुक है तो।
अब मैं पढ़ने वाला हूँ सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन्स। अब बता रहा है भाई क्षेत्रफलीय डिवीजन्स, टेरिटोरियल डिवीजन्स क्या होंगी, वो सेक्शन 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखिए सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन। हर राज्य को हम क्या बुलाएंगे, सेशंस डिवीजन बुलाएंगे, ठीक है। और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, या उस राज्य में या तो एक सेशंस डिवीजन होगी या फिर उसमें बहुत सारी विभिन्न विभिन्न तरह की सेशंस डिवीजन होगी। जैसे हरियाणा जो राज्य है उसको आप सेशन डिवीजन बुला सकते हैं, लेकिन अब हरियाणा राज्य में बहुत सारी सेशंस डिवीजन है भाई, गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है, रेवाड़ी भी है, रोहतक भी है, ठीक है, सिरसा भी है, जींद भी है, ठीक है। और ये सारी सेशंस डिवीज़न बना दी है। या तो आप पूरे हरियाणा के लिए एक सेशंस डिवीज़न बना लीजिए, ये कह रहा है, या तो आप भाई जैसे हरियाणा ने बना ली और विभिन्न विभिन्न तरह की सेशंस डिवीज़न बनानी हरियाणा राज्य ने। अब देखिए एंड एवरी सेशंस डिवीज़न शैल, और हर सेशंस डिवीज़न में क्या होगा, और एवरी सेशंस डिवीजन्स में क्या होगा, जब विभिन्न विभिन्न सेशंस डिवीजन बन जाती है जिन राज्य के जिलों में जो सेशंस डिवीजन बन जाती है उनमें क्या होगा, शायद मैंडेटरी है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस संहिता। इस संहिता के तहत उसमें क्या होगा, बी आर डिस्ट्रिक्ट, तो सेशंस डिवीजन्स को हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, जिला बोलेंगे। और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, या उस सेशंस डिवीजन्स में या तो एक जिला होगा या सेशंस डिवीजन्स में और भी जिले हो सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे गुरुग्राम को हमने एक सेशंस डिवीजन्स बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एक सेशंस डिवीजन बना दिया, ठीक है, गुरुग्राम के लिए। अब वही सेशंस डिवीजन्स हमने उसी को चार्ज दे दिया कि भाई आप फरीदाबाद के केसेस भी लोगे, तो वो क्या हो गया भाई, पहले तो एक जिले के लिए था, पर भाई उसकी पावर को और एक्सपेंड कर दिया, तो सीधा 2 जिलों के लिए हमने उसको सेशंस डिवीजन्स घोषित कर दिया। यह हो सकता है। अब 7 का 2, द स्टेट गवर्नमेंट में, तो राज्य सरकार में उसकी पावर है, वो करेगी नहीं करेगी उसकी पावर राज्य सरकार की। अब देखिए आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और कह रहा है कंसल्टेशन करेगी किससे, ऑब्वियसली हाई कोर्ट से, जो उस राज्य का हाई कोर्ट है उससे। अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, तो राज्य सरकार कंसल्टेशन करेगी, विचार विमर्श करेगी हाई कोर्ट के साथ, और क्या करेगी, ऑल्टर कर देगी, फेरबदल कर देगी किसमें, द लिमिट्स, हदों में, और द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स, या फिर जो नंबर्स हैं किसके, उस सेशंस डिवीजन्स के, उनके नंबर्स को घटा देगी, बढ़ा देगी, फेरबदल कर देगी, ऑफ एंड डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर्स में फेरबदल कर देगी। तो कौन करेगी, सीधा प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, सीधा स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जैसे अगर हरियाणा में जो सेशंस डिवीजन्स, हरियाणा भाई राज्य है, हरियाणा में जितने भी सेशंस डिवीजन्स हैं तो उनमें अगर फेरबदल करनी है, मतलब कुछ किसी का एरिया बढ़ाना है, किसी का एरिया घटाना है, ठीक है, किसी के और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऐड करनी है, तो सीधा राज्य सरकार किससे विचार विमर्श करेगी, ठीक है, किससे करेगी, हाई कोर्ट के साथ करेगी। और अगर हरियाणा में करना है तो हरियाणा राज्य सरकार किसके साथ कंसल्टेशन करेगी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के साथ। ऐसे ही अगर पंजाब की सेशंस डिवीजन्स में पंजाब सरकार को कुछ एरिया अल्टर करना है, लिमिट करना है, तो एक्सपेंड करना है, तो पंजाब सरकार किसके साथ करेगी, वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के साथ करेगी। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र के एरिया में कोई सेशंस डिवीजन्स को अगर अल्टर करना है, लिमिट करना है, तो महाराष्ट्र सरकार किसके साथ कंसल्टेशन करेगी, ऑब्वियसली बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ, ठीक है, वो कंसल्टेशन करेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7 का 3, द स्टेट गवर्नमेंट में, तो राज्य सरकार में है, कर भी सकती नहीं भी कर सकती, क्या, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वही विचार विमर्श करेगी हाई कोर्ट के साथ। डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स, एक जिले को सब डिवीजन में बांट देगी, जैसे एक जिला है उसको उप जिले में बांट देगी, ठीक है। एंड मे अल्टर द लिमिट्स, और अल्टर कर देगी फिर लिमिट को, भाई एक जिले को उप जिले में बांटा तो भाई जो जिले की लिमिट्स है उसको अल्टर करना पड़ेगा, उप जिले में देना पड़ेगा, तो यही कह रहा है एंड मे अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिवीजन्स, और जितने नंबर है सब डिवीजन्स के उसको अल्टर कर देगी। फिर उसमें भी बाद में अब जैसे गुड़गांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास सब डिवीजन्स है, जैसे सब डिविजनल कोर्ट पटौदी है, सब डिविजनल कोर्ट सोना है, ठीक है, ये 2 सब डिवीजन है। अब तो राज्य सरकार ने ये किसकी कंसल्टेशन में किया, भाई हाई कोर्ट से कंसल्ट किया, तभी उसको एक जिले में सब डिवीजन्स बनाई। और अगर राज्य सरकार चाहेगी तो कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट से और इनके सब डिवीजन्स के एरिया को भी अल्टर कर देगी और इनको लिमिट कर देगी, ठीक है। तो ये कहना चाहता है हमारा 7 का 3। अब 7 का 4 हम पढ़ेंगे, द सेशंस डिवीजन्स, तो कह रहा है वही सेशंस डिवीजन्स जहाँ हर एक राज्य में बहुत सारी सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें सेशंस डिवीजन बना दी गई हैं। तो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट्स, और कह रहा है वही जिले अगर बहुत सारे एक राज्य में वही, एंड सब डिवीजन्स, और वही उप जिले हैं, वो उप जिले हैं एक राज्य में और एक जिले के अंदर उप जिले हैं। वो कह रहा है एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट,
जो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक राज्य में है फिलहाल में, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के तहत मतलब जो इस कमेंसमेंट होगी संहिता की 1 जुलाई 2024 से वो जिले वो सेशंस डिवीजन्स और वो सब डिवीजन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो कह रहा है शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन, तो मान लेना कि भाई उनको फॉर्म किया गया है, उनको खोजा गया है सेक्शन 7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। ठीक है, तो भाई जो गुरुग्राम जैसे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीज़न आती है जिसको बोलते हैं सब डिविजनल कोर्ट पटौदी। ठीक है, वो सब डिवीज़न हो गई, तो उसमें भी 3 जजेस बैठते हैं हमारे। तो मेनली अब बात क्या है, उसको वो चल तो रही है 2013 से, पर नहीं, जैसे 1/7/2024 लग जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कमेंसमेंट में आ जाएगी, एनफोर्समेंट में आ जाएगी, तो तुरंत क्या होगा, मान लेना कि भाई जो पटौदी की सब डिविजनल कोर्ट है ना, वो किससे फॉर्म हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से फॉर्म की गई है। हालांकि वो पहले ही फॉर्म हो गई थी, पर इफेक्ट क्या दे रहा है, लो का झूठ, कि भाई आज ही मान लो कि इस संहिता के तहत फॉर्म हुई है, और हालांकि वो सीआरपीसी के तहत फॉर्म की गई थी। ठीक है, और कह रहा है सिर्फ सब डिवीज़न नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कोई कोर्ट्स है, तो कह रहा है वो भी। ठीक है, और सेशंस डिवीजन्स हैं, कोई भाई राज्य हैं, हर एक राज्य को सेशंस डिवीज़न बोलेंगे, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, और उनको हम क्या बोलेंगे, एवरी सेशन डिवीजन शेल फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस संहिता बी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे, तो ये होता है। ठीक है, मान लो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोर्ट ऑफ सेशन। अब सत्र न्यायालय क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 में। अब जो सेक्शन 7 इतना ईजी सा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस प्री का यही क्वेश्चन है कि किससे कंसल्ट करेगा, भाई स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन में रखेगी हाई कोर्ट से और अल्टर उल्टर कर देगी जो भी। बस ये याद रखना, हर राज्य को क्या बुलाएंगे हम, हर राज्य में क्या होगा, बस ये ऊपर वाली लाइन याद रखना, 7 के 1 में दी गई है। एवरी स्टेट शैल बी सेशंस डिवीजन, हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को हम क्या बुलाएंगे, मैंडेटरी है, क्या बोलेंगे हम उनको लोकल लैंग्वेज में, सेशंस डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, हर एक राज्य को। और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स, या एक राज्य में बहुत सारी सेशंस डिवीजन्स हो सकती हैं। ठीक है, एंड एवरी सेशंस डिवीजन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता बी है डिस्ट्रिक्ट, और हर सेशंस डिवीजन्स जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट होगी। जैसे हरियाणा जैसे सेशंस डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बुलाएंगे, सेशंस डिवीजन्स बुलाएंगे। ठीक है, और ओनली राज्य को हम क्या बुलाएंगे, सेशंस डिवीजन बुलाएंगे। ठीक है, और उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्या बुलाएंगे, सेशंस डिवीजन्स बुलाएंगे। ठीक है, तो यह बस हमें याद रखना है। और किससे राज्य सरकार किससे कंसल्टेशन में रहेगी ये बनाने के लिए, हाई कोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा बस 7 यही कह रहा था। अब हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं। ये मैंने 7 इसलिए बताया क्योंकि मेरे वर्डिंग से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इस वाले सेक्शन 7 में हो सकती है, तो इसलिए मैंने दोबारा क्लैरिफाई कर दिया। अब सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सत्र न्यायालय के बारे में हम सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। आप देखिए 8 का 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीज़न। तो भाई राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार एस्टेब्लिश करेगी क्या, स्थापित करेगी एक सत्र न्यायालय। मतलब सत्र न्यायालय किसके लिए, फॉर एवरी सेशंस डिवीज़न, हर एक सेशंस डिवीज़न के लिए राज्य सरकार स्थापना करेगी। ठीक है, अब सेशंस डिवीज़न क्या था, हर स्टेट को हम सेशंस डिवीज़न बुलाते थे ना, तो पहले कह रहा है कि हर राज्य सरकार पहले हर राज्य के लिए सेशंस डिवीज़न का एस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब 8 का 2 देखिए, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। और हर सत्र न्यायालय में एक जो प्रिसाइड करेगा कौन, जज करेगा, ना कि मैजिस्ट्रेट, जज करेगा प्रिसाइड। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली वही हाई कोर्ट करेगा जिसका वो सेशंस डिवीजन का जज बनेगा। ठीक है, अब 8 का 3, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस। अब एडीजे साहब को, जो सत्र न्यायालय में एडीजे साहब रहेंगे, हमारे एडिशनल सेशन जजेस रहेंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट ही करेगी। ठीक है, टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। क्यों करेगी हाई कोर्ट उनकी नियुक्ति एडिशनल सेशन जजेस की, कि भाई वो अपना क्षेत्रफल जो कोर्ट ऑफ सेशन में, सत्र न्यायालय में, उसको एक्सरसाइज कर सके, अपने पावर्स को चला सके। ठीक है, अब 8 का 4, द सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशंस जज ऑफ अनदर डिवीजन। तो कह रहा है जो सेशंस जज है, जो डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको अपॉइंट नियुक्त कर सकती है हाई कोर्ट कि वो बन जाए टू बी ऑल्सो एडिशनल सेशन जज दूसरे डिवीजन का, कि वो दूसरे डिवीजन का, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का भी वो सेशन जज बन जाए। ठीक है, और वहाँ वो जो जैसे गुड़गांव में कोई डीजे है, अगर हरियाणा सरकार ने, राज्य सरकार ने यह बता दिया, हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर निकाल दिया, गुड़गांव का डीजी है, डिस्ट्रिक्ट जज है, यह ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आज से आप
फरीदाबाद में भी अपने रोल प्ले करोगे, अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करोगे, तो फरीदाबाद में जाके भी डीजे नहीं बन जाएगा, वो वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ, एडिशनल सेशन जज बनेगा, ठीक है, ऑफ अनदर डिवीजन, दूसरे डिवीजन का, मतलब फरीदाबाद का। एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेज एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और भाई उसको कब कब बैठना है, अपना बिजनेस कब कब कंडक्ट करना है, तो वो भी हाई कोर्ट उसको बता देगी, सेशन जज को, जो गुड़गांव वाला है, जो कि फरीदाबाद में एडिशनल सेशन जज बनेगा, कि आपको कौन सी जगह पे बैठना है और आपको कैसे डिस्पोजल करना है केस का, वो भी हाई कोर्ट बता देगी उन्हें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 8 का 4। अब हम 8 का 5 पढ़ते हैं। वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशंस जज इज वेकेंट, जहाँ कार्यालय सेशंस जज का खाली है, ठीक है। द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अरेंजमेंट्स करेगी अगर कोई अर्जेंट में कोई एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, कहाँ, सत्र न्यायालय में, तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी कि क्या उसको एप्लीकेशन को कैसे क्या निपटारा की जाए, देखिए। और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन, या कोई एप्लीकेशन लगी है भाई, करंट में फाइल हुई है या फिर पहले से चली आ रही है, लेकिन वो सेशन जज का ऑफिस खाली, कार्यालय खाली है, तो क्या होगा, बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज, तो कौन उसको डिस्पोजल करेगा उस एप्लीकेशन को, अर्जेंट एप्लीकेशन को, एडिशनल सेशन जज को सुनकर डिस्पोज कर देंगे। और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज, और भाई एडिशनल सेशन जज भी उस कोर्ट में नहीं है, काल पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो फिर कौन उस एप्लीकेशन को, अर्जेंट एप्लीकेशन को सुनेगा, बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सीजीएम साहब उसको सुन लेंगे, ठीक है, इन द सेशंस डिवीजन, और उसी सेशंस डिवीजन के सुनेंगे ना, उसी सेशंस डिवीजन के सुनेंगे ना कि किसी और सेशन डिवीजन के। अब मान के चलिए गुरुग्राम जैसे शहर में एक बेल की एप्लीकेशन फाइल हो गई गुड़गांव कोर्ट में, कोई एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल होगी, अब वो जानी तो थी सेशन जज के डीजे साहब के पास, अब डीजे साहब का कार्यालय खाली है, अब डीजे साहब का कार्यालय खाली है, और भाई अनलकीली हमारे पास एडिशनल सेशन जज भी गुड़गांव जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो अब उस अर्जेंट एप्लीकेशन को लिए कौन, हाई कोर्ट बना देगी रूल्स, और भाई कह देगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आप अब ये एप्लीकेशन सुन लीजिए और इसको डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है। एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन, वो कह रहा है अगर हाई कोर्ट ने बता दिया, हाई कोर्ट ने क्या बता दिया, हाई कोर्ट ने जब अरेंजमेंट्स कर दिए कि भाई सेशन जज नहीं है, एडिशनल सेशन जज नहीं है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि भाई आप एप्लीकेशन सुन लेना, तो कह रहा है उस जज के पास और उस मजिस्ट्रेट के पास, भाई जो है अगर डीजे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहेगा तो एडिशनल सेशन जज सुन लेगा, तो उसके बारे में कह रहा है अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट सुनेगा, ठीक है। सीजीएम भी तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाते हैं, उनमें से एक को चुन के, ठीक है। शैल हैव जुडिक्शन टू डील विद द सच एप्लीकेशन, तो उसके बाद क्षेत्रफल बन जाएगा कि वो उस एप्लीकेशन को, पत्र को जो लगी अर्जेंट एप्लीकेशन, उसको वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब 8 का 6, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, तो कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय अपनी हियरिंग, अपनी जो सीटिंग है, अपनी कार्रवाई उस जगह पर करेगा, उस स्थान पर करेगा, वो कौन बता देगा, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा बता देगा कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगा, तो वो तो बहुत पहले का बताया हुआ है, हर जिले में, हरियाणा के हर जिले में एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाया हुआ, ठीक है। अब देखिए परंतु क्या है, इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस in the sessions division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witnesses or witnesses दे रहे, तो कह रहा है भाई दोबारा पढ़ते हैं, ये बहुत ईजी है, देखिए। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, कह रहा है कोई ऐसा केस आ जाता है, एक ऐसा केस आता है जिसमें क्या होता है, द कोर्ट ऑफ सेशन, तो भाई सत्र न्यायालय इज ऑफ ओपिनियन, राय बना लेता है, क्या राय बना लेता है सत्र न्यायालय, डेट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस, की भाई ये जनरल सुविधा के लिए रहेगा, किसकी जनरल सुविधा के लिए रहेगा, ऑफ द पार्टीज, दलों की पार्टी, जो केस के दल हैं, पार्टीज, उनकी सुविधा के लिए रहेगा, एंड विटनेसेस, और जो उनके गवाह हैं उनकी सुविधा के लिए रहेगा, क्या, टू होल्ड इट सिटिंग एट एनी अदर प्लेस, कि वो अपना स्थान, वो अपनी कार्रवाई किसी और जगह पे चालू करें, ठीक है। तो ऐसा भी वो कर सकते हैं, कौन, सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा कर सकता है। देखिए इन द सेशंस डिवीज़न, पर वो जो जनरल जो प्लेस ऑफ सिटिंग रहेगी वो सेशंस डिवीज़न में रहेगी, बाहर नहीं रहेगी। भाई गुड़गांव जैसी जगह है, तो मान के चलिए कोई ऐसा केस आ गया जिसमें कोई हीनियस क्राइम आ गया, जो कि भाई मान के चलिए कोई गांव में ही आपको, कोई गांव में घर में आपको कोर्ट ऑफ सेशन बनाना पड़ गया, तो आप बना सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन को पूरी पावर दी हुई है, क्योंकि मान के चलिए कोई भाई जज साहब वहाँ जा सकते हैं, कोई मान के चलिए कोई हीनियस रेप केस है, कोई ऐसा आजकल ऐसा क्राइम तो आता नहीं है, पर मान के चलिए कोई ऐसा केस है जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि भाई नहीं, उस वुमेन का आना
उचित नहीं है कोर्ट में, तो वो ही कोर्ट ऑफ सेशन ही वहीं उठकर चली जाएगी, ठीक है। और वहाँ उस पार्टी की जो भाई पार्टी है वो भी केस की विक्टिम है और उसके गवाहों की वहाँ पे एग्जामिनेशन कर लेगी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। पर उसी सेशंस डिवीज़न में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर गुड़गांव का केस है, गुरुग्राम का केस है तो गुरुग्राम में होना चाहिए, अगर सिरसा का केस है तो सिरसा में होना चाहिए, ठीक है। सेशंस डिवीज़न एट एनी अदर प्लेस इन द सेशंस डिवीज़न, तो कह रहा है अगर गुरुग्राम का केस है और गुरुग्राम की वो पार्टी है तो इसका एक और मतलब निकल रहा है कि आप अगर फरीदाबाद में बैठाना चाहते हैं, भाई पार्टी फरीदाबाद में कन्वीनियंस रख रही है भाई, क्योंकि गुरुग्राम में उनकी जान को खतरा है, तो कोर्ट ऑफ सेशन अपनी कार्रवाई गुरुग्राम के केस की फरीदाबाद में भी कर सकता है। ये हमारा सीधा सीधा 8 का 6 यही बता रहा है, और वो भी बता रहा था जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। और देखिए इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज, तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जो सत्र न्यायालय, वो पहले कंसेंट सहमति लेगा, किसकी लेगा, प्रोसिक्यूशन की, अभियोजन पक्ष की, एंड द अक्यूज और अपराधी पक्ष की भी लेगा। उसके बाद ही किसी अन्य प्लेस पर वो बैठेगा और अपनी कार्रवाई चलाएगा। सीट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, और उस जगह पर दूसरी जगह पर बैठेगा किस चीज़ के लिए, बस केस के निपटारे के लिए, और द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस, और किसी गवाहों की एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए, और किसी एक गवाह की परीक्षा के लिए या बहुत सारे गवाहों की परीक्षा के लिए देर इन एज इट इज़ बैठ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 8 का सब सेक्शन 6, जो कि बताता है कोर्ट ऑफ सेशन की पावर की जगह अदला बदला कर लेगा, वो फेरबदल कर लेगा अपनी जगह पे, ठीक है, और उस सेशंस डिवीज़न में बैठेगा, ठीक है। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 7, द सेशंस जज में, तो भाई जो डीजे साहब है वो क्या करेंगे, में उनकी पावर है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय, मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, भाई कुछ ऑर्डर निकालेंगे इस संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच एडिशनल सेशन जजेस, तो भाई एडीजे साहब को कौन व्यापार, कौन बिजनेस, इस केस को कौन मुहैया करवाएंगे, सीधे सीधे डीजे साहब सेशन जज मुहैया करवाएंगे, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई ऐसे ही नॉर्मली उठकर ऐसे केस फाइल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सेशंस जज जो डीजे साहब उनको केस फॉरवर्ड करेंगे, वो ही एडिशनल सेशन जज के पास वो केस जाएगा और वो उसे सुनेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया सेक्शन 8 का सब सेक्शन 7। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 8 हम पढ़ते हैं। द सेशंस जज मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, तो डीजे साहब सेशन जज है, जो डीजे साहब है डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो प्रोविजन बना देंगे, प्रावधान बना देंगे किस चीज़ के लिए, कोई भाई अर्जेंट में कोई पत्र लगा हुआ है, एप्लीकेशन लगी हुई, तो उसके डिस्पोजल के, उसके निपटारे के लिए, इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट, और बस क्यों बनाएंगे, क्योंकि भाई वो प्रावधान बना के जाएंगे कि मैं अनुपस्थित रहूँगा, और मैं अनुपस्थित रहूँगा तो क्या होगा, तो मेरी अनुपस्थिति में इस एप्लीकेशन को कौन सुनेगा। अब देखते हैं कौन सुनेगा, बाय एन एडिशनल सेशन जज, तो एडीजे साहब उसकी एप्लीकेशन को सुन लेंगे, जो डीजे साहब के पास लगनी थी, और डीजे साहब को पता था भाई अगले हफ्ते से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ 1 महीने की, तो मेरी अनुपस्थिति में अब कौन सुनेगा सारी एप्लीकेशन जो फाइल होगी कोर्ट में, एडीजे साहब सुनेंगे, एडिशनल सेशन जज सुनेंगे। और देयर इज नो एडिशनल सेशन जज, और भाई उस जिले में कोई भी एडीजे साहब नहीं है तो कौन सुनेगा, बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो सीजीएम साहब सुन लेंगे, ठीक है। एंड सच जज और मैजिस्ट्रेट, तो वो एडिशनल सेशन जज के पास और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, शैल बी डीम टू हैव जुरिडिक्शन, तो उनके पास मान लो उनके पास जुरिडिक्शन है, क्षेत्रफल है, टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को डील करने के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सीजीएम साहब होते हैं, उसके पास मर्डर की एप्लीकेशन, मर्डर केस की बेल एप्लीकेशन कभी फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनकी कॉम्पिटेंस में नहीं है। अब अगर सेशन जज ने, डीजे साहब छुट्टी पर जा रहे हैं 10 दिन की, तो वो एक ऑर्डर पास कर देंगे इस संहिता के तहत कि भाई क्या पास करेंगे कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, मेरी इनएबिलिटी है, मैं एब्सेंट रहूँगा, तो कोई भी जब अगर हीनियस क्राइम की एप्लीकेशन लगेगी तो सीजीएम साहब के पास अर्जेंट एप्लीकेशन जो लगेगी उनके पास पहुँचवा देना, वो उसको डिसाइड करेंगे, तो सीजीएम साहब के पास पावर आ जाएगी, वो उस मर्डर केस की बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर देंगे, ठीक है। यह हमें साफ साफ देखने को मिलता है सेक्शन 8 के सब सेक्शन 8 में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 8 की सब सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण कह रही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता, सो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के लिए आप समझ लो, क्या समझ लो, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो नियुक्ति होती है उसको आप ये मत माने ना कि पहली नियुक्ति है वो, नो, पोस्टिंग और प्रमोशन, जो अपॉइंटमेंट है उसको ये मत मान लेना कि वो पोस्टिंग है और या फिर प्रमोशन है, ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस, और किस द्वारा, एक व्यक्ति का सरकार द्वारा किसी सर्विस में, ठीक है, और पोस्ट पर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, या किसी अफेयर्स जो कि यूनियन से, केंद्र से संबंधित, और ऑफ अ स्टेट, ठीक है, वेयर अंडर एनी ऑफ सच अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो एक्सप्लेनेशन इतनी कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी है, इसको छोड़ते हैं। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 9 हम पढ़ते हैं, नहीं
सेक्शन 8 का सब सेक्शन 8 ही तक था हमारे, हमने सेक्शन 8 के सभी 8 सब सेक्शन पूरे किए और एक्सप्लेनेशन उसकी इतनी जरूरत नहीं, उसको छोड़ो। अब हम सीधा पढ़ेंगे सेक्शन 9 से, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल करके आता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 9 कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब भाई अदालतें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कौन कौन सी होंगी, अब वो देखते हैं। 9 का 1 हम पढ़ते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कह रहा हर जिले में उतने संभव उतने कोर्ट होंगे जितने की उचित लगते हैं, उतने कोर्ट होंगे। किसके होंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के, एंड ऑफ द सेकंड क्लास, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, ठीक है। कितने होंगे? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जितनी जरूरत पड़ेगी ना उतने एज मेनी कोर्ट्स होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में। किसके? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के। एंड एट सच प्लेसेस, और उन जगहों पर होंगे, उनकी जगह कौन तय करेगा? एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जो कि राज्य सरकार विचार विमर्श करेगी, सोच विमर्श करेगी, विचार विमर्श करेगी, कंसल्ट करेगी किससे? हाई कोर्ट से, और स्पेसिफाई कर देगी, नोटिफाई कर देगी इस बिहाफ में, ठीक है, कि किस जगह पर उनका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये याद रखना, प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। अब 9 के 1 का प्रोवाइजो प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट में, तो बताया गया है कि राज्य सरकार में उनकी पावर है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। क्या? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वही विचार विमर्श करेगी उच्च न्यायालय के साथ। एस्टेब्लिश, स्थापना कर देगी किसकी? फॉर एनी लोकल एरिया, किसी एक लोकल एरिया के लिए। जैसे मान के चलिए गुरुग्राम एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, तो गुरुग्राम का कोई एक लोकल एरिया, मान के चलिए कोई फिरोज गांधी कॉलोनी है, वो एक पूरा लोकल एरिया है, ठीक है। अब उसके लिए क्या एस्टेब्लिश, स्थापना कर देगी। वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। तो कह रहा है जो फिरोज गांधी कॉलोनी का एरिया है या उससे मिलता जुलता कोई कॉलोनी का एरिया है, वो लोकल एरिया हो गया। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट कर देगी एक स्पेशल कोर्ट, या एक से ज़्यादा भी स्पेशल कोर्ट उनके लिए, स्पेशली उस कॉलोनी के लिए। उसमें मान के चलिए फिरोज गांधी कॉलोनी जो गुरुग्राम की है वो 5 भागों में बटी पड़ी है। फिरोज गांधी पार्ट 1, फिरोज गांधी पार्ट 2, फिरोज गांधी पार्ट 3, 4, 5, और उसमें कम से कम मान के चलो 50,000 लोग रहते हैं, इतने रहते ही उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि राज्य सरकार कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट से और उनके लिए स्पेशल एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट गठन कर देगी उन लोकल एरिया के लिए, ठीक है। या तो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट बैठा देगी उस लोकल एरिया में, या सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट बैठा देगी, ठीक है। टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस की, भाई सिर्फ ये जो स्पेशल कोर्ट है, ये तो जो इसमें आमतौर पर फिरोज गांधी कॉलोनी के में केसेस ज़्यादातर चोरी के देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे? ये स्पेशल कोर्ट सिर्फ चोरी के केसेस देखेंगे, ठीक है। या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, या मिलते जुलते ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी, भाई मान के चलिए चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस फिरोज गांधी कॉलोनी में ज़्यादा होते हैं, तो स्पेशल कोर्ट को राज्य सरकार कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ उनको बता देगी कि भाई तुम ओनली इस वाली तुम्हारा स्पेशल कोर्ट हम बना तो रहे हैं, तुम क्या करोगे? फिरोज गांधी कॉलोनी में हम तुम्हारा कोर्ट बना रहे हैं जिसमें 50,000 लोग रहते हैं, यहाँ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, और जो तुम अब इसमें चैप्टर 10 जो भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इन सारी शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसके ऑफेंसेस तुम यहाँ देखोगे। तो ऐसा राज्य सरकार कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के साथ कर सकती है, ठीक है। आप देखिए, एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टेब्लिश, और जहाँ ऐसे स्पेशल कोर्ट का गठन हो जाता है, नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केसेस फॉर द ट्रायल ऑफ सच स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज बीन एस्टेब्लिश। और कह रहा है भाई जब स्पेशल कोर्ट बना दिया तो और किसी अन्य कोर्ट की इस पर जुरिडिक्शन नहीं रहेगी, फिर स्पेशल कोर्ट की जुरिडिक्शन रहेगी फिरोज गांधी कॉलोनी में जो स्पेशल कोर्ट बना है ना गुड़गांव की, उसके ऊपर, ठीक है। अब कोई इलाका मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं रहेगा, इलाका मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी कुछ नहीं रहेगी, मान के चलिए अब स्पेशल कोर्ट की जुरिडिक्शन रहेगी, वो ही उस केस को देखेगा, सिर्फ या तो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को देखेगा, या फिर जो एक केस बताएगा कि आप ओनली चोरी के केस से डील करोगे, आप स्पेशल कोर्ट को राज्य सरकार कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के साथ ऐसा पावर दे देती है, या फिर आप सीधा चैप्टर 10 ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के केसेस को आप देखोगे, तो फिर अन्य मैजिस्ट्रेट इन केसेस को नहीं देखेंगे, जो इलाका मैजिस्ट्रेट बन भी जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा 9 का 1 का प्रोवाइजो साफ, ठीक है। अब 9 का 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशल कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उनकी कौन नियुक्ति करेगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट करेगा। और हाई कोर्ट भी कौन? भाई हरियाणा राज्य में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट की स्थापना हो रही है, सेकंड क्लास की स्थापना हो रही है, स्पेशल कोर्ट स्थापना हो रही है, तो ऑब्वियसली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब 9 का 3, द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू बी द एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास
or of the second class or any member of the judicial service of the state functioning as a judge in the civil court। तो कह रहा है भाई अब जो हमारी भर्ती होती है, जैसे हम एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम किसके पेपर भरते हैं, हम सीधा सीधा किसके पेपर भरते हैं, क्या लिखा आता है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न लिखा आता है, ठीक है। तो इसी पावर के तहत, इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट हमें क्या सौंप देती है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हमें क्या सौंप देती है कि हमने आपको एज अ सिविल जज जूनियर डिवीज़न हायर किया था, लेकिन हम सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 के तहत आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स भी सौंपते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर भी सौंपते हैं। तो आप तो जुडिशियल सर्विस उस राज्य की आए थे, हमने आपको सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाया था, लेकिन आप अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के फंक्शंस भी देखिए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के फंक्शंस भी देखिए, जिस हिसाब से रोल हाई कोर्ट देती है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये कहाँ से पावर मिल रही है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। भाई सिविल जज के हम पेपर देते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं, जब सिविल जज जूनियर डिवीज़न के फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, और उसी के हम पेपर देते हैं। पर हमें हाई कोर्ट बना देती है, हमें क्या बनाती है, हमें सिविल केस स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, अगर कोई नया जज बनता है तो 6-7 महीने के लिए, उसके बाद उसका रिपोर्ट देखा जाता है वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको सीधा सीधा क्रिमिनल केसेस भी सौंप दिए जाते हैं। और वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत सौंप दिए जाते हैं, सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत उनको सिविल जज को एक क्या बना दिया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप क्या देखेंगे, सीधा सीधा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे, जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। तो सिविल जज जो रहेंगे वो भी तो भाई मेंबर हैं जुडिशियल सर्विस के राज्य की, तो ठीक है। अब मान के चलिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वही नियुक्ति करती है, वही अपॉइंटमेंट करती है किसकी, सिविल जज जूनियर डिवीज़न की, ठीक है, उनके मेथड्स के द्वारा ही होते हैं। अब उन्होंने तो नियुक्ति करी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की, अब जुडिशियल सर्विस वो राज्य में आ गई, भाई पंजाब की भी राज्यों की बच्चों की वही करती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और हरियाणा राज्य के बच्चों की भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नियुक्ति करती है एज अ सिविल जज जूनियर डिवीज़न। अब उन्हीं बच्चों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बना दिया जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3 सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम सेक्शन 10 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब बता रखा है CGM साहब और ACGM साहब, ठीक है, सेक्शन 10 में। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 10 का 1, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में, द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उच्च न्यायालय ही नियुक्ति कर देंगे, किसकी, अपॉइंट कर देंगे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, CGM साहब को, ऑफ द सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ, सॉरी। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में, द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट, तो उच्च न्यायालय अपॉइंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे किसकी, अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही उठाकर क्या बना देंगे, टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको बना देंगे CGM साहब। तो हमेशा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कैडर से ही उठा के बनाया जाता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की जाती है। और प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। अब सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2, द हाई कोर्ट मे अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो हाई कोर्ट ही किसी नियुक्ति कर देंगे, किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उठाएंगे और क्या कर देंगे, टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनको क्या बना देंगे, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, ठीक है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को CGM बनाएंगे और कोई अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, ठीक है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे उनके पास या तो सारी पावर CGM साहब की रहेगी या कुछ पावर जो CGM साहब की रहती है वो रहेगी, ठीक है, अंडर दिस संहिता, जो इस संहिता के तहत दी जाएगी उनको, CGM साहब को। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज द हाई कोर्ट में रहेगी, कोई और अन्य पीनल लॉ है या कोई और अन्य प्रोसीजर लॉ है जो हाई कोर्ट समय के संदर्भ में बता दिया जाएगा, तो वो ACGM साहब के पास वो पावर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 का सब सेक्शन 3, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ओहदा दे देगी किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, इन एनी सब डिवीजन, किसी सब डिवीजन में बना देगी। क्या सब डिवीजन मतलब, जैसे मैंने गुरुग्राम बताया था, गुरुग्राम तो एक डिवीजन हो गया, ठीक है, और डिवीजन्स हो गया। अब हमारा सब डिवीजन पटौदी सोना हमारा सब डिवीजन हो गया, तो उसमें क्या बना देगी, एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वहाँ क्या बनाएगी, सब डिवीजन में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या बनाएगी, हाई कोर्ट सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी, ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी, SDGM बना देगी, ठीक है, एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेशन रिक्वायर्स, और उसको सब डिविजनल SDGM को सीधा सीधा सब डिविजन्स में रिलीव कर देगी, मतलब उनको वो पावर सौंप देगी जो कि ये सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 और 2 हमें बता रहे थे, ठीक है, ये सीधा सीधा बात हो गई। तो सब डिवीजन में हाई कोर्ट नियुक्ति करेगी एक
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, और उसको क्या बना देगी, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना देगी सब डिवीजन के लिए, और उसको रिलीव कर देगी उन पावर से जो कि सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 और 2 में हमने पढ़ी, ठीक है। अब सेक्शन 10 का सबसेक्शन 4, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो भाई जनरल कंट्रोल तो किसका रहेगा, हर मैजिस्ट्रेट के ऊपर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रहेगा। एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrate। तो कह रहा है हर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो एसडीजेएम होंगे उनके पास भी वही पावर रहेगी जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रहती है, क्या करने की, shall also have and exercise such powers, उनके पास भी पावर रहेगी। सीजीएम साहब के पास तो पावर रहेगी, लेकिन सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी वही सेम पावर रहेगी और सीजीएम साहब के पास रहती है, क्या, shall also have and exercise सच पावर्स, वो शक्तियाँ, ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, सुपरविजन वो सुपरवाइज करेंगे, उनके वर्क को मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे, क्या, किनके वर्क को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के वर्क को, ठीक है। अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनको वो बिल्कुल भी निगरानी नहीं रखेंगे, किसके काम के ऊपर, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के काम के ऊपर वो निगरानी नहीं रखेंगे। तो सीधी सीधी बात है वो किस पर, सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसके काम के ऊपर, सुपरिटेंडेंस और सुपरविजन रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इन द सब डिवीजन एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, और उस सब डिवीजन में और हाई कोर्ट इसके बिहाफ पे एक ऑर्डर पास कर देगी और उस हिसाब से अब सुपरविजन और कंट्रोल रखा जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर उन सब डिवीजन्स में सीजीएम द्वारा और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब एसजीएम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमें सीआरपीसी में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 13 में दिया गया था सीआरपीसी, अब हमें सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है क्या, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब ये एसजीएम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। प्री का क्वेश्चन अभी से मेरे को बनता हुआ दिख रहा है सेक्शन 11 में से। अब पढ़ते हैं सेक्शन 11 का एक, द हाई कोर्ट में, तो उच्च न्यायालय में उनकी पावर करेगी भी नहीं करेगी, डिस्क्रिशन है, ठीक है। क्या, इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट की है, किसने की है, केंद्र सरकार ने की है, राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट की है, इन दोनों सरकारों ने हाई कोर्ट को, क्या, सो टू डू, कि जी करो, क्या करो, कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स, कि कन्फर कर दो किसी व्यक्ति पर जो कि होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, और हैज़ हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, या उसने कभी एक पोस्ट हेल्ड की थी सरकार के अंतर्गत, ऑल और एनी पावर्स कन्फर्ड, सारी ही सारी पावर या कुछ पावर्स कन्फर कर दो आप उस व्यक्ति को, और कन्फर बाय और अंडर दिस संहिता, और जो कन्फर की जा सकती है इस संहिता के तहत, किस पर, ऑन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास, जो इस संहिता के तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर कन्फर की जा सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पर कन्फर की जा सकती है, क्या बना दो, इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्लास, इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केसेज, किस संदर्भ में उस व्यक्ति को आप कन्फर कर दीजिए पावर, हाई कोर्ट से प्रार्थना कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेज है, कोई पर्टिकुलर केसेज है, कोई चोरी के मुकदमे हैं, तो आप एक व्यक्ति को आप अथॉरिटी दे दो कि वो चोरी के मुकदमे सुनेगा, या एक आप व्यक्ति को पावर दे दो कि भाई जो पोक्सो वाले केसेज है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है, उसके केसेज वो व्यक्ति सुनेगा। तो हाई कोर्ट के पास पावर है एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को वो एक पर्टिकुलर केसेस के लिए नियुक्त कर देगी, किसकी रिक्वेस्ट पे, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल लॉ है तो केंद्र सरकार की पोक्सो एक्ट में पूरी की पूरी पावर है, ठीक है, रूल बनाने की। अब देखिए, और टू पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ केसेज, या फिर कोई पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ केसेज है पोक्सो एक्ट या एक धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को प्रावधान के अंतर्गत उसको शक्ति दे दो, या फिर पूरे के पूरे पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को शक्ति दे दो, तो ये हाई कोर्ट करेगी, कन्फर करेगी पावर, ठीक है, एक व्यक्ति को जो कि गवर्नमेंट में जो कि जज नहीं रहा कभी भी, ठीक है, जो कि जज नहीं रहा कभी भी, पर सरकार कहती है कि किसी रीजनेबल जो कभी गवर्नमेंट जॉब में रहा है उस व्यक्ति को देखो, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल छटा हुआ व्यक्ति रहेगा जो बिल्कुल ऑनेस्ट व्यक्ति रहेगा और जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी होगी, तो हाई कोर्ट उसे ही अपॉइंट करेगा भाई, उसको मैजिस्ट्रेट की पावर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की पावर आप हाई कोर्ट कन्फर करेगा एक व्यक्ति को, उसको पोक्सो एक्ट, फॉर एग्जांपल पोक्सो एक्ट के लिए मैटर का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएगा, पीओ बनाएगा, प्रिजाइडिंग जज बनाएगा, तो ऑब्वियसली एक साफ सुथरे व्यक्ति को देगा। पर रिक्वायरमेंट क्या है, वो व्यक्ति गवर्नमेंट के उसने कभी जॉब की हो, ठीक है, तो क्या हो गया, क्लास ऑफ केसेस इन एनी लोकल एरिया, तो किसी लोकल एरिया में उसको बैठा दिया जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को। और कौन बैठा देगी, हाई कोर्ट बता देगी, किसकी रिक्वेस्ट पे, केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट पे और राज्य सरकार की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। ये हमारा था 11 का 1। अब 11 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड नो सच पर्सन शैल बी कन्फर्ड ऑन नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन, बताया गया है कोई भी ऐसी शक्तियाँ उस व्यक्ति को नहीं कन्फर की जाएंगी अनलेस
ही पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन, जब तक कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है और वो एक्सपीरियंस नहीं है इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज द हाई कोर्ट में बाई रूल स्पेसिफाई। और वो मैंने बता दिया भाई, हाई कोर्ट रूल्स बनाकर ही एक व्यक्ति जो कि जज कभी बना ही नहीं, जो कि मैजिस्ट्रेट कभी बना ही नहीं, उसने पेपर कभी दिए ही नहीं, तो रूल्स बनाकर ही उस व्यक्ति को उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चेक होगी, तभी उसको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या किया था, प्रेयर करते रिक्वेस्ट किया था हाई कोर्ट को। ठीक है, तो भाई हाई कोर्ट ऐसे थोड़ी बना दी किसी को। अब हम जैसे व्यक्ति इतना पढ़ते हैं फिर भी प्रेशर लगता है बनने में। अब अगर हाई कोर्ट सीधा केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट की है कि जी हमें एक स्पेशल जज दे दीजिए, केंद्र सरकार बोलती है हमने एक पॉक्सो एक्ट निकाला 2012 में निकाला था, तो आज के मान के चलिए आज अगर कोई स्पेशल ऐसा एक्ट निकलता है जिसमें केंद्र सरकार की पावर है रूल बनाने की, एक्ट बनाने की, स्टैट्यूट बनाने की, और निकाल दिया, एनफोर्स करा दिया इंडिया में, तो सीधा क्या होगा इसमें देखने के लिए हमें क्या मिलता है। तो केंद्र सरकार खुद अपना जज नहीं चुन के वहाँ बैठा सकती है उस कोर्ट में, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी कि सर आप किसी भी व्यक्ति को बैठा दीजिए और एक जज बना दीजिए, वो पोक्सो एक्ट के केसेस देखेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के चिल्ड्रन के विरुद्ध ऑफेंसेस होते हैं उनको देखेगा, तो हाई कोर्ट ही बता देगी। और हाई कोर्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखेगी उस व्यक्ति का जो कभी सरकारी जॉब में रहा हुआ है, उसको ही अब प्रिजाइडिंग जज बनाएगी। ठीक है, और रूल्स इस बिहाफ में सरकार ने बनाए हुए हैं। ठीक है, हर का हाई कोर्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कोल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। फिर ऐसे मैजिस्ट्रेट्स को क्या बुलाया जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही खास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। और एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस देखने के लिए सिर्फ 1 साल तक ही एक टाइम पर नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, 1 साल से ऊपर के लिए नहीं नियुक्त किया जाएगा। एज द हाई कोर्ट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, और हाई कोर्ट इस बारे में जनरल ऑर्डर निकाल देगी कि भैया तो इस एक व्यक्ति को 1 साल के लिए बनाया जाता है, या स्पेशल ऑर्डर निकाल देगी नहीं पहले 6 महीने के लिए बनाया जाता है, फिर आगे का ऑर्डर उस बिहाफ में निकाल देगी। ठीक है, तो लेकिन एक व्यक्ति स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 साल के लिए ही बनाया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं बनाया जा सकता। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। ठीक है, इसमें मना भी नहीं किया हुआ, लेकिन रीअपॉइंटमेंट भी एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की उस कोर्ट में उस लोकल एरिया के उस पर्टिकुलर केसेस को देखने के लिए हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब जो हमारे सेक्शन 9 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमने पढ़ा था, उनका लोकल क्षेत्रफल क्या रहेगा, वही वो अपनी पावर इस संहिता के तहत कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, तो वो हमें सेक्शन 12 में पढ़ने को मिलेगी। अब 12 का 1 सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। तो भाई जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के तो सब्जेक्ट कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJF साहब समय दर समय क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे किसको, द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज, उन लोकल हदों को जो कि एरियाज के रहेंगी, इलाकों की रहेंगी, विद इन विच द मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 11 में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे में रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। तो जनरल कंट्रोल तो किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा, लेकिन कामकाज उनको कौन देगा, कौन उनकी लोकल जुरिडिक्शन को डिफाइन करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे। और किसकी लोकल जुरिडिक्शन को, जो कि मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए थे सेक्शन 9 के अंतर्गत। कौन से मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और सेक्शन 11 के अंतर्गत जो अभी हमने पढ़ा कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं जब हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तब तो किए जाते हैं। तो वो दोनों जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जनरल कंट्रोल तो उनके ऊपर रहेगा हाई कोर्ट का, पर उनके बिजनेस को, उनकी लोकल लिमिट्स को, उनकी हदों को, कि भाई वो अपना क्षेत्रफल कहाँ का चलाएंगे, उनका थाना का एरिया कहाँ का होगा, तो उनको कौन डिफाइन करेगा, कौन परिभाषित करेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। प्री का क्वेश्चन यहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं और आगे इसका 12 का 1 का लेटर पार्ट देखिए, मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे मे रेस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको क्या बता देंगे कि आप एक्सरसाइज करिए अपनी सारी की सारी पावर, किसी जो आप सारी की सारी पावर जो आपको इस संहिता ने दी है, या इस संहिता ने जो आपको कुछ पावर दी है वो मैं बता दूंगा आपको, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बता देंगे उनको कि ये एक्सरसाइज करिए आप किसी भी एक लोकल एरिया में, लोकल लिमिट्स में, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 12 का 1। अब 12 का 1 का प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में होल्ड इट सिटिंग एट एनी प्लेस। तो बताया गया है कि जो
अदालत रहेगी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जो सेक्शन 11 के 1 में डिफाइन किया गया, बताया गया था। उसकी अदालत कहाँ बैठेगी, मे होल्ड इट सिटिंग, वो अपना अदालत कहाँ लगाएंगे, एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश, जिसकी लोकल लिमिट्स के लिए उनकी स्थापना की गई थी, तो वो कहीं भी लगा सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं 12 की का प्रोविजन, provided the court of special judicial magistrates may hold its sitting at any place within the local areas for which it is established। तो जो कोर्ट रहेगा, अदालत रहेगी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो अपनी सिटिंग कहीं भी होल्ड कर लेंगे, कहीं भी लगा लेंगे, किसी भी इलाके में, जिस इलाके के लिए, जिस लोकल एरिया के लिए उनका गठन एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, ये बता रहा हमारा 12 के 1 का प्रोवाइजो। अब हम पढ़ेंगे 12 का 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 12 का 2। आज हम सेक्शन 17 तक करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव हो गया मैं भी पूरा, क्योंकि मैं पूरा डिफाइन करके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा रहा हूँ, पूरी थोरोली इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ हिंदी में। तो आज हम सेक्शन 17 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 का 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन। कह रहा है एक्सेप्शन है, जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है उसमें जो प्रोवाइड करा था वो तो अलग छोड़ के चलना, बाकी ये पढ़ो। द जुडिशन एंड द पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो एक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रहेगी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर रहेगी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रहेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर रहेगी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर रहेगी, तो ये मत मानना कि उसकी पावर उसके इलाका, जो उसका थाना है, जो उसको 2-4 गांव गिनती के दिए गए हैं वहाँ तक ही रहेगी। नहीं, पूरे ज़िले में उसकी पावर फैलेगी। अब ये सिंपल मान के चलिए। अब सेक्टर 10 गुरुग्राम, सेक्टर 10A गुरुग्राम पुलिस स्टेशन का कोई जज साहब है, जैसे कोई जज साहब है, तो ये मत मानना कि सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में 5-7 गांव लगते हैं और सेक्टर लगते हैं, तो उन जज साहब की पावर इस संहिता के तहत उन गांवों पर ही लगेगी, उन गांवों की तहत वो कर सकते हैं। नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम जिले में सेक्टर 10A के जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी पावर चलेगी। ठीक है, सिक्का चलेगा। तो ये 12 का 2 हमारा बताता है। 12 का 3 कह रहा है वेयर द लोकल जुडिशियल ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 एक्सटेंड्स टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है कोई लोकल जुडिक्शन ऐसी है जो सेक्शन 9 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, सेक्शन 11 के अंदर नियुक्त किया गया था, वो उसके जिले से बाहर जा रही है। तो कह रहा है इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड्स कोर्ट, और उस जिले से बाहर वो कोर्ट होल्ड करता है। मतलब एक ज़िले में तो कोर्ट को होल्ड कर रहा है, लेकिन वो अपनी उसने फैला दी, ज़िले से बाहर अपना सिक्का चला दिया, अपनी पावर चला दी। तो क्या होगा, एनी रेफरेंस इन दिस संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन और द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द एरिया विद इन इज लोकल जुडिशन बी कंस्टिट्यूट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एज द रेफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन और द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द केस में बी एक्साइज जुडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है अगर भाई मान के चलिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था, वो पटौदी एरिया का सब डिवीजन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसने अपनी पावर कहाँ चला दी, उसने रेवाड़ी के एरिया में भी अपनी पावर दिखा दी। मतलब अपनी इस संहिता के तहत अपनी जो कन्फर की गई थी पावर, वो वहाँ चला दी रेवाड़ी एरिया में। अब रेवाड़ी एरिया में तो उसकी जुडिक्शन नहीं थी ना अपना सिक्का, अपनी पावर चलाने की। तो अब क्या कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए कि अब वो उसको कंस्टिट्यूट कर लीजिए, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटौदी वाली को आप कंस्टिट्यूट कर लीजिए, क्या कोर्ट ऑफ सेशन उसको मान लीजिए और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको मान लीजिए, और उसकी कन्फरिंग पावर को कोई आप दिक्कत मत करिए, वो रेवाड़ी में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 12 का 3। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स किसके नीचे रहेंगे और उनके ऊपर कौन रहेगा, ये हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। अब देखिए 13 का 1, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। हर CGM साहब छोटा रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे सेशन जज के, डीजे साहब के। मतलब डीजे साहब ऊपर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीचे, CGM साहब नीचे। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। पर हर जो CGM साहब को छोड़ के जो अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो कंट्रोल में तो किसके रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज जो डीजे साहब है उसके कंट्रोल में रहेंगे, पर सबऑर्डिनेट किसके रहेंगे, बी सबऑर्डिनेट टू CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पर सबऑर्डिनेट रहेंगे CGM साहब के। तो देखिए यह स्केल बन रहा है, यहाँ डीजे साहब है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, सेशन जज यहाँ है, और बीच में अब बिल्कुल उनके नीचे क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के नीचे, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। और कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, लेकिन कंट्रोल किसका, जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, सेशन जज का रहेगा। किसके ऊपर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के ऊपर। ठीक है, ये कह रहा है हमारा सेक्शन 13 का 1। अब हम पढ़ेंगे 13 का 2, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो CGM साहब है वो समय दर समय क्या कर देंगे, मेक रूल्स, कानून बना देंगे, नियम बना देंगे, और गिव स्पेशल ऑर्डर्स, या फिर भाई कोई स्पेशल कोई आधुनिक कोई खास कोई ऑर्डर बना देंगे, कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, जो कि इस संहिता के बिल्कुल टेक्स्ट को फॉलो करेगा, कोई भी वोलेट नहीं करेगा, इस कंसिस्टेंट रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, ऐसे ऑर्डर पास करेंगे CGM साहब
विधि सही था। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो व्यापार देंगे, मुकदमे जो उनके पास आएंगे, वो ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उनके सबऑर्डिनेट है उनको बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। कौन? सीजीएम साहब। प्री का क्वेश्चन हुआ बिनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को सेक्शन 13 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने बताया था हम 14, 15, 16, 17 4 सेक्शन और पढ़ेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे अपनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, क्योंकि भाई ये नया एक्ट है, नया स्टैट्यूट है, तो ये देखो मैंने इसको पढ़ा भी हुआ है, लेकिन मैंने इसको ऊपर से पहले पढ़ा था। आज अब मैं इसको बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप मान के चलिए मैं भी आपके साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब ये ईएम साहब क्या होते हैं? ईएम साहब सीधा सीधा भाई जुडिशियल सर्विसेज की रैंक के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ईएम साहब को चुनती है। ठीक है, तो अब सेक्शन जो ये ऊपर से बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं हुआ है, अपनी जानकारी से बता रहा हूँ। अब सेक्शन 14 का 1 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 14 की इंडेक्स याद कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इसमें दिए हुए, सेक्शन 14 BNSS में दिए गए। अब सेक्शन 14 का 1, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मैनी पर्सनस एज इट थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकार नियुक्ति करेगी उस जिले में जितने चाहे उतने व्यक्ति, उनको क्या बना देगी? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना देगी। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि राज्य सरकार कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के साथ, क्योंकि क्यों नहीं लिखा हाई कोर्ट के साथ? क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, और ये कैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनते हैं? ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे के बनते हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट का इनका कोई, हाई कोर्ट की इनकी कोई सुपरिटेंडेंस नहीं है। तो इसको राज्य सरकार ही नियुक्ति करेगी। किसकी करेगी? एज मैनी पर्सन एज थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकार इनको बना देगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक जिले में जितने चाहे उतने बना देगी। ठीक है, जो राज्य सरकार की चाहत के अनुसार। एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एक राज्य में बहुत सारे एक जिले में बनाए जाएंगे एक राज्य के, तो उनको अब क्या करेगी? तो उनको अब क्या करेगा? उन्हीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक को जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 14 का 2 देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से ही एक व्यक्ति को उठाएगी और उसको क्या बना देगी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ADM बना देगी। ठीक है, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी सारी शक्तियाँ रहेंगी जो जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास रहती हैं अंडर दिस संहिता। और जो इस संहिता के BNSS के तहत BNSS ने उस DM को जिला अधिकारी को दी हुई है, वो सारी शक्तियाँ ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास रहने वाली है। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और कोई और अन्य कानून है जिसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियाँ दी जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को शक्तियाँ दी जाएंगी, तो राज्य सरकार समय दर समय आपको बता देगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 14 का 2, 14 का 3। वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट। भाई कुछ ऐसा परिणाम निकलता है कि जिला अधिकारी का ऑफिस कार्यालय खाली हो जाता है। एनी ऑफिसर सक्सीड टेम्पोरली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो कोई भी ऑफिसर और कोई भी अधिकारी अब टेम्परेरी अस्थायी रूप से सक्सीड करता है जिला अधिकारी का ऑफिस, तो कह रहा है सच ऑफिसर शायद, तो कह रहा है उस अधिकारी के पास क्या आ जाएगा? पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक राज्य सरकार के कोई ऑर्डर्स नहीं आ जाते कि भाई कौन अब इस ऑफिस को धारण करेगा, इस वेकेंट ऑफिस को, जिला अधिकारी का, तो अब क्या होगा? उस अधिकारी के पास क्या होगा? exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this संहिता on the district magistrate। तो वो अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस संहिता ने पावर दी हुई है, वो उस पावर्स को कन्फर करेगा वो अधिकारी। ठीक है, तो मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरुग्राम का ऑफिस खाली हो जाता है किसी कारण से, मान के चलिए वो बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो खाली हो जाता है, और अब भाई ऑफिस खाली है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काम करना जरूरी है, तो एक कोई सरकार में कोई अगर तहसीलदार भी है, कोई पटवारी भी है, कोई गिरदावल भी है ना, उसको भी राज्य सरकार DM बना सकती है। ये सीधा सीधा हमें 14 के सबसेक्शन 2 में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और वो टेम्परेरी रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो लेकिन टेम्परेरी रूप से वो बनाया तो गया है, एक तहसीलदार को DM बनाया तो गया है, और सीधे सीधा कौन सी पावर होल्ड करेगा? कौन सी पावर उनके पास रहेगी? जो इस संहिता में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है, उसके पास वो सारी पावर रहेगी। ठीक है, ये हमारा 14 का 2 हुआ। अब सॉरी, ये हमारा 14 का 3 हुआ। ये हमारा 14 का 3 था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 का सबसेक्शन 4। द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकार प्लेस कर देगी एक EM साहब को इंचार्ज ऑफ सब डिवीजन, इंचार्ज बना देगी उसको सब डिवीजन का। जो जैसे गुड़गांव जिला हो गया, अब सब डिवीजन पटौदी हो गया, सोना हो गया, फरूखनगर हो गया, तो इंचार्ज बना देगी एक उस सब डिवीजन का, किसको? EM साहब को। एंड मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेशन रिक्वायर्स। और उनको धारण करवा देगी एक चार्ज, जो भी ओकेशन, जो
जो भी गतिविधियाँ चल रही है वो मांगती हैं, ठीक है। एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो अब जो मजिस्ट्रेट जो ईएम साहब को सब डिवीजन का चार्ज दिया जाएगा तो उसको अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाएगा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। सब डिवीजन में कोई ईएम साहब को बैठाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब बोला जाता है। अब याद कर लीजिए पटौदी में सीधा सीधा क्या है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, पटौदी में हमारे पास एसडीएम साहब हैं, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए कौन है, एसडीएम साहब है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब है। तो वो किसके तहत बनाए गए हैं, सेक्शन 14 के सब सेक्शन 4 के तहत बनाए गए हैं, ठीक है। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कह रहा है जब राज्य सरकार स्पेशल ऑर्डर निकाल देगी या जनरल ऑर्डर निकाल देगी और क्या करेगी, एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस, और भाई जो स्टेट राज्य सरकार ऑर्डर निकालेगी जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर तो उस व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, किस व्यक्ति को, एज इट डीम फिट टू इम्पोज, जो भी वो सरकार निकालती है और इम्पोज करे और तंदुरुस्त होने चाहिए। राज्य सरकार ऐसे ही नहीं निकालेगी, कोई भी हानिकारक वोलेटिव नहीं निकालेगी संहिता के, कोई भी ओके ऑर्डर निकालेगी। डेलीगेट हिज पावर अंडर सबसेक्शन 4, और डेलीगेट कर देगी थोड़ी एसडीएम साहब की जो पावर है जो सब डिवीजन में बढ़ाएगी उसकी पावर को थोड़ा डेलीगेट कर देगी, जो कि डीएम को जो जिले में मिलती है उसकी पावर तो एक्सपेंड करे खुली हुई मिलती है, जो कि हमें BNSS के प्रोविजंस में आगे देखने को मिलेगी। पर जो एसडीएम साहब की पावर रहेगी वो थोड़ी सी हल्की सी कम कर लेगी, कौन, राज्य सरकार स्पेशल और जनरल ऑर्डर निकाल देगी, ठीक है। और एसडीएम साहब या पूरी भाई डीएम साहब की पावर एक्सरसाइज करने लगी तो डीएम साहब का जिले में यूज ही क्या हुआ, तो इसलिए एसडीएम साहब की पावर्स को डेलीगेट कर दिया जाएगा, थोड़ा कम कर दिया जाएगा, राज्य सरकार कर देगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 14 का सबसेक्शन 6, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा कुछ भी इस धारा में सेक्शन 14 में कुछ भी नहीं बचाएगा, किसको, राज्य सरकार को क्या प्रिक्लूड नहीं करेगा, फ्रॉम कन्फरिंग की देने से, कन्फर करने से, क्या, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, किसी भी अन्य कानून में जो समय के संदर्भ में चल रहा है, द ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कह रहा है एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो संहिता के तहत या और कोई अन्य कानून आ जाता है उसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई पावर कन्फर की जाती है, राज्य सरकार ये कानून करता है। तो कह रहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। कोई भी ये सेक्शन 14 उसको प्रिक्लूड नहीं करेगा राज्य सरकार को। तो एक पुलिस ऑफिसर जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको राज्य सरकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बना सकती है, ठीक है। ये हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है सेक्शन 14 के सब सेक्शन 6 में। प्री का क्वेश्चन मुझे बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 15, 16 और फिर 17 और आज हमारी क्लास अब यहाँ खत्म होती है। एक बार वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। थैंक यू। चलो सेक्शन 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सब जैसे हमें सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखने को मिले थे, अब हमें सेक्शन 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे। हम पढ़ते हैं 15 का सेक्शन 15 की बॉडी, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो राज्य सरकार ये नियुक्ति करेगी, फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट, और उतने समय के लिए नियुक्ति करेगी जितना राज्य सरकार को तंदुरुस्त लगता है, ठीक है। इसमें कोई 1 साल नहीं लिखा हुआ, जो कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में 1 साल के लिए करती है वो नहीं लिखा हुआ। इसमें कह रहा है फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट, कितने समय के लिए करेगी जितना उसको टर्म लगता है, राज्य सरकार को तंदुरुस्त लगता है उतने के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर कोई ऐसे पुलिसकर्मी को जो कि किस रैंक से छोटा नहीं है, एसपी की रैंक से छोटा नहीं है, और इक्वलेंट या फिर एसपी की रैंक के बराबर का है, कोई जैसे डीएसपी है, कोई और भी लगा लीजिए। अब पुलिस ऑफिसर का मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है, तो एक ईएम कोई या एक पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी की रैंक का है और इक्विवेलेंट या उससे मिलती जुलती रैंक का है, उसको क्या बना देगी, टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसको बना दिया जाएगा SEM स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर एरियाज, और किस इलाकों के लिए बना जाएगा, वो भी एक तय किए गए इलाके के लिए बना जाएगा। और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस, और किस चीज़ के लिए कि भाई आप जो हम आपको राज्य सरकार बता देगी हम आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रहे हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस ही करेंगे। एंड कन्फर और सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और कन्फर कर देगी राज्य सरकार उस स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे, क्या कन्फर कर देगी, सच ऑफ द पावर्स, वो शक्तियाँ एज आर कन्फरेबल अंडर दिस संहिता ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि कन्फर की जा सकती हैं इस संहिता के तहत एक ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे, तो वो उस एसपी को और उस इक्विवेलेंट रैंक के पुलिस ऑफिसर को कर दी जाएगी कन्फर्ट, ठीक है, एज इट डीम फिट, जो भी राज्य सरकार को तंदुरुस्त लगता है। तो ठीक है, ये हमें सेक्शन 15 में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा CRPC में नहीं था, ठीक है, ऐसा देखने को नहीं मिलता था हमें कि
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और इक्विवेलेंट रैंक के व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रोविजन हमें सीआरपीसी में देखने के लिए नहीं मिलता था। तो सेक्शन 15 से भी मुझे एक प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आराम से। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अब लोकल क्षेत्रफल, भाई अपना सिक्का, अपना क्षेत्रफल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ चलाएंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम सिंपल से क्या होता है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव एक्शंस देखना उस जिले की, ठीक है, और उस सब डिवीजन की, ठीक है। अब सेक्शन 16 बता रहा है हमें, सॉरी सेक्शन 16 हमें बता रहा है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब लोकल क्षेत्रफल क्या रहेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का? ये सेक्शन 16 का इंडेक्स होता है। बॉडी पढ़ता हूँ 16 का 1, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में रहेंगे? राज्य सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जिला अधिकारी साहब, डीएम साहब समय दर समय क्या करेंगे? डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज, परिभाषित कर देंगे उन लोकल लिमिट्स को, उन लोकल इलाकों को, ठीक है। विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज, जिन इलाकों में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेंगे, और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे मे बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता, या सारी की सारी पावर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उनको दे सकती है वो वाली पावर उस एरिया में एक्सरसाइज करेंगे, या फिर कुछ पावर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो जो एक्सरसाइज करेंगे वो कुछ पावर्स उनको डीएम साहब बता देंगे कि आप कितनी पावर एक्सरसाइज करेंगे संहिता के तहत, ठीक है। तो कौन कौन किसके कंट्रोल में रहेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में रहेंगे भाई? जनरल कंट्रोल में रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की। पर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? उनकी लोकल लिमिट्स को डिफाइन करेंगे, किसकी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 16 का 1। अब 16 का 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन। अब बताएगा 16 के 1 में, अब उसमें जो एक्सेप्शन दिया है उसको तो मानना, आगे ये पढ़ना एक्सेप्शन है। द जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन रहेगी, जो क्षेत्रफल रहेगा, तो वो भी पूरे जिले के अंदर वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन है वो जो सेक्शन का जनरल रूल का ये एक्सेप्शन है कि मान के चलिए एक डीएम साहब ने क्या किया? पटौदी फरूखनगर, जो गुड़गांव में एक फरूखनगर एरिया है, उसमें सब डिवीजन में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बैठा दिया, और डीएम साहब ने बोल दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि आप ये कुछ प्रावधानों को आप एक्सरसाइज करोगे। अब उन्होंने क्या किया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई प्रोसेस चला दिया, और वो कहाँ चला दिया? वो फरूखनगर में नहीं चलाया, वो गुड़गांव में चला दिया। तो वो ऐसा कर सकते हैं, कोई भी उनको ये नहीं कहेगा कि आप फरूखनगर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, आपने गुड़गांव में क्यों अपना प्रोविजन चलाया, कोई प्रक्रिया चलाई? नहीं, ये हमें सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 में साफ साफ देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले के अंदर अपना सिक्का पावर चला सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 17 जो कि आज का हमारा लास्ट रहेगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अब जो ईएम साहब है वो किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? छोटे रहेंगे। अब देखिए 17 का 1, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डीएम। सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जिला अधिकारी ऊपर रहेगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नीचे रहेंगे। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, और हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पर आप सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को छोड़ दीजिए, एसडीएम साहब को छोड़ दीजिए, वो नहीं रहेंगे। एक्सरसाइजिंग पावर्स इन सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द एसडीएम। तो जो एसडीएम साहब रहेंगे और वो जो सब डिवीजन में एसडीएम साहब बनते हैं, और उनके भी सब डिवीजन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के नीचे रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सारे के सारे रहेंगे वो डीएम के जनरल कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये कह रहा है भाई, डीएम ऊपर रहेगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नीचे रहेगा, पर डीएम के नीचे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा, पर अब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये कह रहा है 17 का 1 में। अब 17 का 1 दोबारा पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझाऊंगा आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ते देखिए 17 का 1, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम साहब शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डीएम, तो वो नीचे रहेंगे किसके? डीएम साहब के। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एसडीएम, पर उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम एसडीएम बनाते हैं एक सब डिवीजन का, वो नहीं, एक उसको एसडीएम साहब को छोड़ दीजिए। तो जो एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर इन अ सब डिवीजन, और हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर किस में चला रहा है? एक सब डिवीजन में चला रहा है, एक जिले के उप जिले में चला रहा है। शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द एसडीएम, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट रहेगा एसडीएम का भी, ठीक है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब किस के नीचे रह गया? डीएम के भी नीचे रहा और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के भी नीचे रहा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डीएम। अब पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बात किसकी? जनरल कंट्रोल किसका मानेगा? उसको फंक्शन कौन कराएगा? डीएम साहब ही कराएंगे, एसडीएम साहब उस पर निगरानी रखेंगे, पर वो सर किसको बोलेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
एसडीएम साहब को ही बोलेगा, और एसडीएम साहब किसको बोलेंगे, किसको सपोर्टेड रहेंगे, तो ऑब्वियसली इम्प्लाइडली दिख रहा है डीएम साहब के, ठीक है। लेकिन ऐसे इसमें लिख नहीं रहा है, सीधा सीधा ये लिख रहा है कि डीएम साहब के नीचे रहेगा सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब डीएम साहब के नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 17 का 1। अब 17 का 2, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जिला अधिकारी साहब डीएम साहब समय दर समय क्या करेंगे, मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स, रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे, और या फिर स्पेशल ऑर्डर्स ऑर्डर्स निकालेंगे कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, पर इस संहिता से BNSS से मिलते जुलते ऑर्डर्स निकालेंगे। एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन, और किस संदर्भ में ऑर्डर निकालेंगे, नियम बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन काम काज को देने में, किसमें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट, और भाई क्या क्या व्यापार बिजनेस उनको जाएगा, क्या कौन सी फाइल्स, कौन कौन से मुकदमे वो देखेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो डीएम साहब रूल्स बना देंगे और इस संहिता के कंसिस्टेंट ही बनाएंगे, इस संहिता के वॉयलेटिव में कोई रूल्स नहीं बनाएंगे। तो सीधा सीधे हमें देखने को मिलता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साहब के सामने जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट होता है, जो कोर्ट तो हम उसे निकाल सकते हैं, ऑफिस में जो भी फाइल्स वगैरह लगती हैं, तो उनको शक्तियाँ कौन देता है कि आप कौन कौन से मैटर देखोगे, तो डीएम साहब ही उनके फंक्शंस को, उनके बिजनेस को देखते हैं, वही बताएंगे आप ये वाले मुद्दे देखोगे, आप ये वाले मुद्दे देखोगे, आप गांव की पंचायत के मुद्दे देखोगे, आप उस गांव की पंचायत के मुद्दे देखोगे, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब वही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा खत्म सेक्शन 17 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा। अब हम कल की वीडियो में, कल के हम लेक्चर में सेक्शन 18 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, 1 घंटे 15 मिनट की बन गई है। तो इसमें भाई देखो, मैं इंटरप्रिटेशन तो क्या, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ही मांगती है ये, तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। और आज हमने करे हैं सेक्शन आज हमने करे हैं, कौन कौन से सेक्शन हमने आज करे हैं, साफ साफ आज हमने करे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 17 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे। तो अगर टाइम मिले तो कभी भी इसको रीड कर लेना, और आज ही अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आज ही रीड कर लेना, या कभी भी फ्यूचर में कोई मेरी वीडियो देख रहा है 1-2 साल 4-5 साल बाद, तो वो भी इसको आज के आज रीड कर लेना अच्छे से। और जो मैंने बताया बिल्कुल सच बात बताई है, जो कि मेरे BA में लिखा हुआ था, मैंने वही बात बताई है, और कुछ नई बात अपनी तरफ से नहीं जोड़ के बताइए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।